स्टूडेंट्स आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4√3 एंड 4। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का आंसर 4√3 है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी का आंसर आपके पास 4 है। ये दो डाटा में चीज़ें गिवन हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, हमें इन दोनों के दरमियान वेक्टर्स की एंगल निकालना है, दोनों वेक्टर्स के दरमियान। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डाटा गिवन है। अब आपको कहा गया है कि आपने एंगल निकालना है। एंगल के लिए हमेशा जो हम इस चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, वो टेन होता है। और टेन कैसे आएगा? अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, इससे हमारे पास साइन आएगा, इसको कॉस, इससे हमारे पास कॉस आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेन आएगा। यानी अब हम इक्वेशन इसको क्रॉस को डॉट प्रोडक्ट के साथ डिवाइड करवाएंगे। राइट साइड पे भी हम यही काम करेंगे। 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास √3 आएगा। ए क्रॉस बी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट की जगह लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए से और बी से कैंसिल हो जाएगा। साइन और कॉस डिवाइड हो तो आपके पास टेन थीटा आता है। √3 आपको चाहिए एंगल, तो टेन राइट साइड पे आके टेन इन्वर्स हो जाएगा। टेन इन्वर्स √3 किसके इक्वल होता है? इसके लिए हम टेबल को कंसल्ट करेंगे। टेन √3 किस एंगल पे है? 60 डिग्री पे, तो हम इसी जगह 60 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर 60 डिग्री आता है। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली, नीचे से ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर जा रहा है एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी है। व्हेन इट इज़ एट हाइट ऑफ 156.8 मीटर, जब ये इतनी हाइट अटेन कर लेता है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, अ स्टोन इज ड्रॉप, तो इसके अंदर से एक पत्थर को नीचे फेंका जाता है। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा स्टोन को ग्राउंड की तरफ पहुँचने के लिए? तो इसके डाटा को राइट करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास एस है, यानी हाइट एक्चुअली हमारे पास डिस्टेंस ही है, इसको हम इसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में कवर किया गया, जिस तरह ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ किया था, तो इसके डिस्टेंस के साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, और डाउनवर्ड मोशन में हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब हमने पत्थर की बात की है कि एक जो पत्थर है उसको यहाँ से ड्रॉप किया जाता है, स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, और हमारे पास हेलीकॉप्टर की जो मोशन है वो असेंडिंग है, उसने ग्रेविटी के ऑपोजिट मूव किया है, तो हम यहाँ जी के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। लेकिन जो पत्थर है उतनी हाइट अटेन करने के बाद उसको वहाँ से ड्रॉप कर दिया जाता है, तो हम यहाँ पर क्योंकि ये इसकी मोशन जो है अर्थ की तरफ है, डाउनवर्ड मोशन है, तो हम इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। किसी भी चीज़ की अर्थ के ऑपोजिट यानी अपवर्ड मोशन होती है तो उसके साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जबकि ग्रेविटी के केस में अगर हम अपवर्ड मूव करें ग्रेविटी की मुखालिफ सिमत में तो जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, लेकिन अगर टुवार्ड्स दी अर्थ मूव करें तो आपके पास जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज़ करेंगे। तो हमने पढ़ी है इक्वेशन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करवाएंगे। एस की जगह आ जाएगा -156.8। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आपके पास एक ही वेलोसिटी दी गई है तो वो इनिशियल वेलोसिटी ही होगी 19.6, और टी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, या हम ऐसे ही लिख देंगे +1/2, जी की वैल्यू -9.8 है और टी का स्क्वायर। अब आप -9.8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है उसे चेक करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास ये जो इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है वहाँ हमने एक्स पढ़ा हुआ है। आपके पास कोई भी जो है वेरिएबल हो सकता है। टी की मैक्सिमम वैल्यू पहले स्क्वायर है और टी की वैल्यू 1 है, और फिर उसके बाद हमारे पास टी की कोई भी वैल्यू नहीं, टी की वैल्यू 0 है। तो हम इसको रेंज फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास ये जो टर्म है अगर हम इसको राइट साइड पर ले आएँ, पहले हम टी लिखेंगे, टी वाली टी स्क्वायर में है -4.9 टी स्क्वायर, फिर सिंपल टी फर्स्ट टर्म प्लस इसके साथ प्लस है सेकंड टर्म, और माइनस से जाके प्लस हो जाएगा तो हमारे पास ये थर्ड टर्म बन जाएगी इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो सारी टर्म्स हैं इसमें क्योंकि टी स्क्वायर के साथ नेगेटिव का साइन आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर के साथ या जिसकी पावर 2 हो उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। हम पूरी इक्वेशन के साइन को चेंज करवा देंगे। 4.9 टी स्क्वायर -9.6 टी, माइनस का प्लस होगा, प्लस है माइनस प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, और इसको हम इक्वल टू 0 कह सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और पहचान ये भी है कि इसके साथ जो भी टर्म प्रेजेंट होती है उसको हम 1 से उसी टर्म से डिवाइड करवा देते हैं। उसी वैल्यू से सिर्फ 4.9 है तो हम पूरी इक्वेशन को 4.9 से डिवाइड करवा देंगे, ताकि हमारे पास सिंगल यहाँ पर टी का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 2 ही रहे। तो हम डिवाइड करवा देंगे
4.9 से ऑन बोथ साइड्स हर नंबर को डिवाइड कराएंगे इस तरह से, और हमारे पास रिज़ल्ट आता है ये कैंसिल हो जाएगा टी स्क्वायर। इसको आप डिवाइड करेंगे -40, इसको करेंगे तो -32 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड है इसको सॉल्व करने की। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप टी की 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए क्या किया जाता है कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 32 को टी से मल्टीप्लाई करें या 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 ही आता है। अब आपको 4 को इस तरह से 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -32 आए। तो अगर आप 8 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 32 आता है, और उनको दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें 8 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास जो यही आंसर आएगा जो कि 4 है। मल्टीप्लाई करते हुए या ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए आप साइंस का लाजमी ख्याल करेंगे। माइनस प्लस माइनस 8 4 ज़ा 32, तो हमारे पास -32 ही हमें चाहिए था दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब -80 + 40 करेंगे तो आपके पास -40 आएगा, और वही हमें चाहिए था। तो ऊपर वाली क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब आपके फैक्टर्स ठीक हैं। तो आप इन दोनों में से टी को कॉमन लेंगे तो t -8 आ जाएगा। उसके बाद 4 कॉमन लेंगे तो t -8 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t -8 सेम है, इसको सेम लेंगे। उसके बाद t + 4 इक्वल टू 0। फिर स्टूडेंट्स आपने दोनों को 0 के इक्वल सेपरेटली ले लिया, और t की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 8 आती है, और टाइम का यूनिट क्योंकि सेकंड है तो उसके साथ सेकंड लगा देंगे, और यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू जो है वो -4 आती है। अब टाइम कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इस टर्म को इग्नोर कर देंगे, इग्नोर्ड। और ये जो हमारे पास रिजल्ट में ये टाइम आता है t = 8 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है व्हेन अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर देन इट विल टेक 8 seconds टू रीच द ग्राउंड। 2.3 के स्टेटमेंट में आपको गिवन a + b = a - b, और हमें प्रूफ करना है कि a और b आपके पास परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों को इक्वल रखते हैं पहले। इसके लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे, और हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे हमारे पास θ = 90 डिग्री, हमें आंसर में 90 डिग्री चाहिए। तो a + b a - b फार्मूलाज ओपन करेंगे। a + b का फार्मूला हमने यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। हम a + b को 2 बार भी लिख सकते हैं, और इस तरह राइट साइड पे हम a - b को 2 बार लिख सकते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a² आता है, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आ जाएगा, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ba आएगा, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² आएगा। इस तरह राइट साइड पे a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² आएगा, a को b से करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस a भी आएगा। इस तरह b को a से करेंगे माइनस प्लस माइनस ba आएगा, और b को जब b से करेंगे माइनस माइनस प्लस b² आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास a² ab ba के बराबर है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 2ab, और साथ में ये b²। इस तरह ab ba के बराबर है, इसको हम अरेंज कर सकते हैं, इसको ab लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर दें, मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ 2ab + b² ये वाला आ जाएगा, इसी जगह मैंने ये लिखा है। अब इन सब टर्म्स को उठा के हम लेफ़्ट साइड पे ला सकते हैं। 2ab + b² प्लस a² इधर आके -a², और -2ab इधर आके +2ab प्लस b² इधर आके -b² इक्वल टू 0, प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस b² और -b² कैंसिल। तो हमारे पास बचता है 2ab + 2ab इक्वल टू 0। 2 और 2 हमारे पास 4 हो जाते हैं, 4ab इक्वल टू 0। और क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, इसकी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। a.b 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, जबकि b या a को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की सेंस दे रहा है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का हम जो है वो उसकी वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास क्या आती है, ab cos θ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a और b मैग्नीट्यूड्स हैं, यहाँ पर a और b दोनों वेक्टर्स थे, तो इसलिए हमने इसके साथ ये काम नहीं किया। और यहाँ पे हमने a.b और b.a को इसलिए भी रिवर्स कर लिया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, यानी कि a b आपके पास b a के इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट। इस तरह c d d a के इक्वल होता है, इसे हम कम्यूटेटिव कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एडिशन करवा ली थी। लेकिन यहाँ पे हम इसको डिवाइड नहीं करवा सकते। अभी हमारे पास मैग्नीट्यूड्स आ गए हैं, मतलब कोई भी नंबर है 3 4 वगैरह, तो इन मैग्नीट्यूड्स को हम डिवाइड करवा सकते हैं। तो cos θ आपके पास आता है 0 / a और b
ज़ीरो डिवाइड बाई ए बी करेंगे तो आपके पास आंसर ज़ीरो आएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो, आपको थीटा चाहिए तो कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा। कॉस इन्वर्स ज़ीरो की आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे वैल्यू ले सकते हैं, तो वो आपके पास 90 डिग्री आएगी। तो स्टूडेंट्स 2.4 वाली प्रॉब्लम है हमारे पास। अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, कि बॉडी जो है वो 3 पीसेस में एक्सप्लोड हो जाती है। टू ऑफ विच ऑफ मास m by 4 ईच आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटीज़ 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड। 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड होने के बाद 2 पार्ट्स का मैसेज m डिवाइडेड बाई 4 है। यानी अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 3 मैसेज m1, m2 और m3 हैं, तो उसमें से m1 का मैस भी m/4 है और m2 का मैस भी m/4 है। तो इसका मतलब है तीसरे का हम मैस निकालने के लिए टोटल में से m/4 यानी दोनों मैसेज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड का मैस आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि वो जो दोनों मैसेज हैं उनकी वेलोसिटीज़ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड है। तो पहले मैस की वेलोसिटी m1 की वेलोसिटी v1 3 मीटर पर सेकेंड है एंड v2 हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस विद विच इट विल बी फ्लॉन अवे। तो हमें थर्ड की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। इसके लिए देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओरिजिन है और इस पर एक कोई भी बॉडी हमारे पास एक्सप्लोड होती है, तो ये 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में चली जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इस डायरेक्शन में जो बॉडी जाती है उसका मास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं m1 है। उसके बाद जो इस डायरेक्शन में जाती है उसको हम कहते हैं m2 और जो इस डायरेक्शन में जाती है उसको हम कहते हैं m3। अब हमारे पास क्योंकि डाटा के अंदर मैसेज गिवन है और डाटा में गिवन है कि 2 ऑफ विच ऑफ मैस m/4 ईच आर थ्रोन ऑफ, 3 में से 2 का जो मैस है वो m/4 है, तो हम कहेंगे m1 की वैल्यू हमारे पास m/4 है और m2 की वैल्यू भी हमारे पास m/4 है, जबकि थर्ड की वैल्यू हमें नहीं पता। इसके बाद वो कहते हैं कि इसकी वेलोसिटीज़ 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली हैं। तो फर्स्ट की वेलोसिटी v1 आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड की वेलोसिटी आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद कहते हैं आपने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस यानी कि v3। अब m3 भी नहीं गिवन और v3 हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि हमारे पास क्योंकि सारे मैसेज m1, m2 और m3 से मिलके वो बॉडी बनी है जिसका मैस टोटल m था, तो हम अगर m3 का निकालना चाहते हैं तो टोटल m में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो मैस आ जाएगा। तो देखते हैं इसको, थर्ड का मैस निकालते हैं। जो हमारे पास होगा टोटल मैस, क्योंकि हमारे m था हमारे पास और वो इक्वल था मैसेज फर्स्ट का मैस, सेकंड का मैस और थर्ड के मैस के। अगर हमें थर्ड का मैस चाहिए तो हम इन दोनों को माइनस करवाना पड़ेगा, यानी m इज़ इक्वल्स टू m1 हमारे पास m/4 है और m2 भी आपके पास m/4 है। और आप थर्ड का मैस जो है वो कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, तो ये राइट साइड पे आकर टर्म्स माइनस हो जाएंगी। m माइनस m/4 माइनस m/4 इक्वल टू m3। तो यहाँ से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, जिसके नीचे कुछ भी मौजूद नहीं होता उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। 1 4 ज़ा 4, 4m से मल्टीप्लाई होगा तो 4m, 4 1 ज़ा 1 m, 4 1 ज़ा 1 और उसके बाद 1m ज़ा m। तो 4m में से 2m माइनस करेंगे तो 2m बचेगा, 2m डिवाइडेड बाई 4, 2 को 4 से कैंसिल करवा दें तो आपके पास m3 का आंसर जो है वो आता है m/2। तो ये आपके पास जो है इस थर्ड का आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका आंसर है। तो m3 का हमने जो आंसर वो निकाला है m/2। अब हमें v3 को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम मोमेंटम का फॉर्मूला यूटिलाइज़ करेंगे। मोमेंटम हमारे पास होता है p इज़ इक्वल्स टू mv। अगर हम मैस m1 का मोमेंटम निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग p1 इज़ इक्वल्स टू मैस की जगह हमारे पास m/4 आएगा और वेलोसिटी की जगह हमारे पास 3 आएगा। तो ये हमारे पास p1 का मोमेंटम आता है। अगर हम मैस m2 का मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास p2 इज़ इक्वल्स टू mv। m हमारे पास यहाँ पर m/4 है और वेलोसिटी हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास p2 का मोमेंटम आएगा। लेकिन p3 का मोमेंटम हमारे पास इस तरह कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको बाद में निकालेंगे। पहले इन दोनों को यूटिलाइज़ करते हुए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट का मोमेंटम निकालेंगे हमारे पास p1 आएगा जो कि m डिवाइडेड बाई 4 है
मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 3m/4। और ये किस डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में। एक्स आपके पास आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई डायरेक्शन में जे यूनिट वेक्टर होता है, और जी डायरेक्शन में आपके पास के यूनिट वेक्टर होता है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई और ये जी है। ये 3 यूनिट वेक्टर्स आपके पास होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं 3m/4 इन आई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। इसके बाद P2 को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास मैस है m/2 और वेलोसिटी है मैस है आपके पास m/4 और वेलोसिटी आपके पास है 4। तो आपके पास इसका आंसर आता है m। ये आप लिख सकते हैं इन दी वाई डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सिस में। इसके बाद हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है P3 को। अगर आपने वेक्टर्स पहले पढ़े हुए हैं तो हम इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाल लेते थे जो कि इक्वल होता था इन एक्स डायरेक्शन और इसका पैरेलल यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाकर उसको कैलकुलेट कर लेते थे। ये हमारे पास मोमेंटम 1 है, ये हमारे पास मोमेंटम 2 है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास P12 होगा क्योंकि ये बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड है। तो यहाँ अगर P12 है तो इधर वाली साइड की बात करेंगे तो हमारे पास P12 का नेगेटिव साइन होगा, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड ही यूज़ करते हैं। और क्योंकि हम P3 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम P3 कहेंगे इक्वल है -P1/2 के। तो अब हमें P12 कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकालते हैं। हम कहेंगे कि P12 हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट ऑफ मोमेंटम है, जिसमें हम इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर और अंडर रूट करेंगे। किसी चीज़ का जब हम रिजल्टेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अगर हम P12 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें P1 और P2 को ऐड करवाना होगा, जिसमें P1 का स्क्वायर और P2 का स्क्वायर और उनका अंडर रूट। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करवाएंगे। P1 किसकी इक्वल है 3m/4 और 3m/4 का स्क्वायर। P2 इक्वल आपके पास m है तो यहाँ पर m का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लेंगे 3 का तो 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर 4 का 16 प्लस m स्क्वायर। अब हम इसका अंडर रूट ले सकते हैं, नीचे 16 आएगा 9m स्क्वायर प्लस इसके नीचे कुछ मौजूद ना हो 1 होता है तो 1 का अगर हम एलसीएम करेंगे 16 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो ही 16 आता है। 16 को m स्क्वायर से किया तो हमारे पास 16 m स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 9m में आप 16m प्लस करेंगे तो 25m स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय 16। दोनों साइडों पे अंडर रूट लें, 25 का अंडर रूट 5, m स्क्वायर का अंडर रूट m, 16 का अंडर रूट हमारे पास आता है 4। तो ये आपके पास P12 की वैल्यू आई है। लेकिन आपको कैलकुलेट करवाना है P3 का मोमेंटम, और उस P3 के मोमेंटम से आप V3 कैलकुलेट करेंगे। कैसे? आपके पास फॉर्मूला है मोमेंटम का P=mv। अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते तो मैथ से इधर आके डिवाइड होगा, यानी P3 को अगर आप M3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास V3 का आंसर आ सकता है। ये आपने फार्मूला यूज़ करना है इसके लिए। अब आपके पास P3 की वैल्यू नहीं है, वो आप निकालेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन। P3 आपके पास इक्वल आएगा -P12। तो क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेने का मतलब है कि हम पॉजिटिव आंसर लेंगे, और P12 की आपने वैल्यू अभी निकाली है 5m/4, तो हम यहाँ लिखेंगे 5m/4। ये आपके पास P3 का आंसर आ रहा है। अब आपने वेलोसिटी निकालनी है बाय यूजिंग द फार्मूला V3 = P3/m3। मैंने यहाँ लिख दिया कि हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी इसका पॉजिटिव आंसर हम यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे। तो फार्मूले को राइट डाउन करते हैं। मोमेंटम का आपने आंसर निकाला है 5m/4 और m3 का आंसर आपको डाटा में गिवन था, डाटा में गिवन नहीं था लेकिन आपने निकाल लिया था सबसे पहले स्टेप में। तो आपके पास m3 का आंसर आया था m/2। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करवा सकते हैं। 5m/4 और डिवाइड हो रहा है m/2 से। हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर करवा सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4 और ये से कैंसिल होगा तो हमारे पास आता है 5/2 आंसर। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.5, और क्योंकि आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी का यूनिट आपके पास आता है मीटर पर सेकेंड। तो V3 का आंसर आपके पास आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास ये इसका रिज़ल्ट आ रहा है। अगर हम इसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट करेंगे तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी की ऑपोजिट आएगी। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी है? ये आपके पास 2 मैसेज या 2 पीसेस थे, इनका रिजल्टेंट ये सेंटर में आया है। इसके डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो थर्ड वेक्टर की या थर्ड मैस की वेलोसिटी आई है। हम थर्ड मैस की कहेंगे क्योंकि हमारे पास डाटा में मैस है, तो थर्ड मैस की वेलोसिटी आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड आई है।
अब मूव करते हैं प्रॉब्लम 2.5 की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2.5 प्रॉब्लम देखें, जिसके अंदर कहा गया है अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल को हम 45 यानी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। विद द ग्राउंड फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये भी हमने पढ़ा था उसके अंदर। एंड थर्ड इज़ द हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड। हाउ फार अवे का मतलब है हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। अगर ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है और आपके पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे इसको फेंका गया है वो 20 मीटर पर सेकंड है और ये एंगल बना रही है 45 डिग्री का, और आपको कहा गया है कि कितना टाइम लगेगा इसे जब ये दोबारा जाके हिट करेगी ग्राउंड के साथ, कितनी मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। और हाउ फार का मतलब है कितनी ये दूर जाकर गिरेगी, जिसको हम रेंज कहते हैं। ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे और वो ये 3 फार्मूलाज थे, टाइम ऑफ फ्लाइट का, हाइट ऑफ फ्लाइट का और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का। और यही चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। हम वैल्यूज़ पुट करवाते हैं। टी में 2vi की वैल्यू 20 है और थीटा की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री है और जी की वैल्यू आपको पता है ये हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हम इसे पुट करवाएंगे। आप पहले साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपके पास 0.707 आएगी। उसको आप 20 और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो आपके पास वैल्यू देगा 40 मल्टीप्लाई 28.28 9.8 से आप डिवाइड करवाएं, फिर आपके पास आंसर आएगा 2.9 सेकेंड। यानी कि इस प्रोजेक्टाइल को 2.9 सेकेंड का टाइम लगता है दोबारा फिर से हिट करने के लिए अर्थ की सरफेस को। और सेकेंड जो चीज़ हमने निकालनी है वो आपने हाइट निकालनी है। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को। वी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन 45 डिग्री लेकर फिर आप उसका स्क्वायर लेंगे और 2g मतलब 9.8 आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इनको। 20 का स्क्वायर लें 400 आएगा। साइन 45 की वैल्यू निकालें 0.7078 और उसका स्क्वायर और नीचे 19.6। आप इसका स्क्वायर लें, जो आंसर है 400 से मल्टीप्लाई करवाएं और जो फिर आंसर आता है उसको 19.6 से करवाएंगे तो आपके पास आंसर आता है 10.2 मीटर। इन स्टेप्स का ख्याल रखा करें। जिस वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसा साइन 45 की डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं होती, उसकी वैल्यू निकाल के फिर दूसरी जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और जो आप इकट्ठा न्यूमिनेटर का आंसर निकाल लेंगे उसको लिखना है और फिर डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। फिर जो उसका इकट्ठा आंसर आएगा फिर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस कभी भी गलत नहीं होंगी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया करें। वी आई स्क्वायर की हम रेंज में वैल्यू पुट करवाते हैं। तो अच्छा, हमने देखा हाइट की वैल्यू हमारे पास 10.2 आई। इसका मतलब है कि ये 10.2 मीटर की हाइट को अचीव कर लेता है। उसके बाद रेंज है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 20 स्क्वायर, साइन 2 थीटा मतलब 45 डिग्री, जी की वैल्यू 9.8। ये साइन 245 डिग्री आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री। आप साइन 90 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास वो 1 आ जाएगी। फिर 400 को 9.8 पे डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40.8। और क्योंकि ये डिस्टेंस ही है, हाउ फार का मतलब है कितना दूर जाके, तो रेंज आपके पास आती है 40.8। तो ये हैं 3 आंसर जो आपको कैलकुलेट करने थे। टाइम 2.9 सेकेंड लगा कितनी रेंज को कवर करने के लिए, 40.8 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। उसके बाद आपको कितनी आपने हाइट अचीव की, 10.2 मीटर। और ये सारी हम कैलकुलेशंस कर रहे थे एक क्रिकेट बॉल के लिए। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। 2.6 का डाटा देखें स्टूडेंट्स। आपको कहा गया है 20 ग्राम बॉल। तो बॉल का मैस है आपके पास 20 ग्राम और ग्राम को किलोग्राम में हम चेंज करेंगे, जिसके लिए हम 1000 से डिवाइड करवाते हैं। 0.02 किलोग्राम विद अ कांस्टेंट फोर्स, और फोर्स आपके पास लगती है 50 न्यूटन। इफ़ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स 0.50 सेकेंड। तो अगर कभी आपको डाटा ही एग्जैक्टली समझ ना आए तो आप उसके यूनिट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। और यहाँ पे कहा भी हुआ है टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, तो टाइम है 0.50 सेकेंड्स। फाइंड द इम्पल्स, इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इम्पल्स का, आई इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस टी। एफ का मतलब है कि वेरी लार्ज फोर्स, टाइम का मतलब है वो छोटे वक्फे के लिए, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इम्पल्स आती है।
फोर्स की वैल्यू आपके पास 50 है और टाइम आपके पास 0.50 सेकेंड्स दिया गया है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 25 न्यूटन सेकेंड आंसर आता है। अब ये जो एक चीज़ कन्फ्यूजिंग थी यहाँ पर, वो हमारे पास ये थी कि हमारे पास मैथ्स की वैल्यू गिवन है लेकिन हमने इसको यूटिलाइज़ नहीं किया। स्टूडेंट्स इट्स ओके, अगर आपके पास डाटा में एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं और फॉर्मूले में या जो हम आंसर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, उसमें उस वैल्यू को निकालते हुए फार्मूले के अंदर वो वैल्यू नहीं भी इस्तेमाल होती जिस तरह मैथ्स किया यहाँ पे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये जस्ट स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कि ज़्यादा डाटा दे के स्टूडेंट्स कहेंगे कि मेरा ये डाटा इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। तो आपने अपना रिक्वायर्ड आंसर निकालना है, उसके लिए जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है आप डाटा के अंदर से उतनी सी चीज़ें उठा सकते हैं। और अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैथ्स को आप ना भी किलोग्राम में चेंज करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे स्टूडेंट्स 2.7 का डाटा देखें। आ बॉल इज़ किक्ड बाय अ फुटबॉलर, एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया है इस तरह से। फुटबॉल की जो मोशन होती है वो भी हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होती है अगर हम उसको इस तरह से किक करते हैं। तो एवरेज फोर्स ऑन द बॉल, और इसमें इसने फोर्स कितनी लगाई है 240 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 240 न्यूटन और हमें कहा जाता है एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम की क्या वैल्यू है 0.25 सेकेंड। इतने इम्पैक्ट के बाद जो है वो ये नीचे ग्राउंड के साथ आ जाती है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम चेंज डेल्टा, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं इसका रिजल्ट। फार्मूला हमारे पास है फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फार्मूला पेज नंबर 35 पे आपने पढ़ा हुआ है। हमें इसमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर टाइम इसके साथ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। पुटिंग द वैल्यूज़, फोर्स हमारे पास 240 है, टाइम 0.25 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 60 न्यूटन सेकेंड, विच इज़ द चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमें कैलकुलेट करवाना था। और दूसरी चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करवानी थी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास जो है वो, सॉरी स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगी। चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी। फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में चेंज हो रही तो मोमेंटम भी हमारे पास इस डायरेक्शन में चेंज होगा।